अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी बात का मेज़बान मैं हूँ फिदाउल्लाह चौधरी। हमारा मुल्क ज़रई मुल्क है, इसके अंदर मुख्तलिफ फसल होती हैं, पैदावार होती है, फल होते हैं, अजनास होती हैं और उन हवाले से हम आज बात करेंगे आम के हवाले से कि आम की क्योंकि बिल्कुल कमिंग क्रॉप है और इस हवाले से हमने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है आबिद हमीद खान साहब, जो साइंटिस्ट ऑफिसर है मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान के। उनको वेलकम किया, आप हमारे प्रोग्राम तशरीफ लाएं। थैंक यू। तो ये बताइए कि अक्सर जब फसल आम की आने वाली होती है उसमें कोई ना कोई ऐसी बीमारी या कोई ऐसा मसला हो जाता है जिससे कि जो एक एस्टिमेटेड क्रॉप प्लान हो रही होती है वो कम हो जाती है। जी, इस वाले से मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले तो आप साल 2022 को अगर देखें तो हमारे यहाँ मैंगो जोन में बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई, इनिशियल फ्रूट सेटिंग भी बहुत अच्छी हुई। लेकिन मार्च के महीने में और अप्रैल के महीने में जब टेम्परेचर हमारा यहाँ मुल्तान का और मैंगो जो जोन है उसका 40 प्लस में गया तो वो फ्लावरिंग और इनिशियल फ्रूट सेट जो था वो बिल्कुल ड्राई हो गया। वो जिम्मेदारों को जो उम्मीद थी उन फ्लावर से कि हमें फ्रूट हार्वेस्ट होगा, हमारी क्रॉप पिछले साल तकरीबन 40% हमारी एक्सपेक्टेशन से कम आई। उसके बाद ये हुआ कि वो पौधे जो थे वो ताकत में थे और उन्होंने इस साल भरपूर पैदावार लेनी थी। आपने ये भी देखा कि दिसंबर जनवरी में जब यहाँ पे कोहरा पड़ा है तो जिम्मेदार बहुत ज़्यादा डर गए थे कि जी कोहरे से बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं हुआ। अभी जो हमने मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान की टीम्स ने जो विजिट किया इलाके, तो वहाँ पे कोहरे से बहुत ज़्यादा हमारा नुकसान नहीं हुआ, बल्कि वहाँ पे फ्लावरिंग भी अभी स्टिल आज तक काफ़ी बेहतर है और वहाँ पे फ्रूट सेटिंग भी अच्छी हुई है। अच्छा, अब सर ये बताइएगा कि जो अभी हालिया पीछे मौसम रहा है, बारिशों का एक पूरा स्पेल चलता रहा है, उससे भी कहते हैं कि फसलें काफी खराब हुई हैं। जी, फसलें दूसरी क्रॉप्स की तरह मैंगो पे चूंकि वहाँ फ्लावरिंग सीजन था तो हमने जिम्मेदारों को एक्सटेंशन डिपार्टमेंट के थ्रू और अपने सेमिनार्स के थ्रू, फार्मर गैदरिंग्स के थ्रू जो मैसेजेस दिए, जिन जिम्मेदारों ने उन पे अमल किया कि जब मौसम साफ हो जाए वहाँ पे आप बूर को मुख्तलिफ बीमारियों, मसलन वहाँ पे सफूफी फफूंदी आ जाती है जिसको पाउडरी मिल्ड्यू कहते हैं या एंथ्रेक्नोज आ जाती है, उनके बचाव के स्प्रे करें। जिन जिम्मेदारों ने इन पे अमल किया है वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह स्टिल पैदावार जो हमारी क्रॉप है वो काफी बेहतर है। अच्छा, और तो ये कि जो पढ़ा लिखा फार्मर है वो तो आपसे कांटेक्ट कर सकता है या कोई रिसर्च पेपर पढ़ के या उसके मुताबिक कोई ना चीजें नई करता रहता है एडप्ट, लेकिन जो एक आम फार्मर है जो अनपढ़ है, जो पढ़ा लिखा उस तरह से नहीं है, जो चीजों को नहीं समझता, वो तो भाई आज भी पुरानी ही मेथ के ऊपर चल रहा है। सर जब पुरानी के ऊपर चलेंगे तो वहाँ प्रोडक्शन भी बहुत कम आएगी, पहली बात। दूसरी बात कि ये सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप्स भी हैं, यहाँ पे हर बंदा अब उसकी रसाई हासिल है कि वो एक्सटेंशन डिपार्टमेंट से या हमारे जो रिसर्च इदारे हैं जैसे मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान है या मैंगो रिसर्च स्टेशन शुजाबाद है, हमारे साथ वो कंटेक्ट में रहते हैं। हम व्हाट्सएप के थ्रू मैसेजिंग करते हैं उनको, हम अपनी जो रिकमेंडेशंस होती हैं उनको ज़राई फीचर्स लिखकर, आर्टिकल्स लिखकर हम ज़राअतनामे में पब्लिश करवाते हैं और रेडियो टॉक्स के जरिए हम जितना भी मुमकिन होता है कि फर्स्ट हैंड नॉलेज हर बंदे तक हम कम से कम पहुंचाए। इस साल आप क्या समझते हैं कितने एकड़ पे, कितने हजार एकड़ पे जो है कि मैंगो की फसल है? यहाँ पे जो स्टेटिस्टिक्स कहती है कि पंजाब में तकरीबन 1 हेक्टेयर जो हमारा रकबा है वहाँ पे जो मैंगो के बागात हैं वहाँ इंशाल्लाह अच्छी पैदावार आएगी। खसूसन रहीम यार खान से ये स्टार्ट होती है। अगर हम मैंगो जोन को देखें तो ये 3 हिस्सों में तकसीम हम इसे कह सकती हैं कि रहीम यार खान से हमारी पंजाब की पैदावार शुरू होती है और आहिस्ता आहिस्ता मुल्तान और खानेवाल पे आके एंड होती है। तो यहाँ पैदावार स्टिल कुछ प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स ऐसी हैं कि अगर उन्हें अडॉप्ट कर ले जिम्मेदार, मसलन आजकल यहाँ पे बटूर मौजूद है, बटूर की कटाई में अगर कोई कोताही है तो बटूर की शाख के साथ जो फल लगा होता है उसके साथ वाला मुल्हिका फल भी वहां पे भी नशोनुमा नहीं होती और जिम्मेदार को जो मुतवक्के पैदावार होती है वो हासिल नहीं होती। दूसरी बात कि बहुत सारे ऐसे कीड़े जिनमें फ्रूट बोरर है जो उसके सरे फहरिस्त है, आपने देखा होगा कि जहां गुच्छों की शक्ल में आम लगाओ वहां पे आम जहां टच हो रहा होता है एक दूसरे को वहां से गलना शुरू हो जाता है, बेसिकली वहां फ्रूट बोरर का हमला होता है और उसकी एगलिंग वहां पे होती है, वो ऊपर आके स्क्रैच करते हैं और वो जो ये नुकसानदेह कीड़ा है अपनी पहली नस्ल बटूर के अंदर ही परवान चढ़ाता है।
सर ये बताइएगा कि जो अभी हम इसको देखते हैं मैंगोज के हवाले से कि जो इनके बागात हैं वो अभी भी काफी पुरानी ही टेक्नोलॉजी पे चल रहे हैं, यानी टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, यानी कि उसी हिसाब से कि 1 एकड़ में 50 पौधे लग गए, 30 लग गए। लेकिन जो अब नई टेक्नोलॉजीज हैं जिसे स्पेनिश टेक्नोलॉजीज को कहते हैं, उसमें 2-2 हजार पौधा भी लगता है 1 एकड़ में जी। तो उसकी तरफ भी लोगों को गाइड किया जाता है सर, हमारे एनवायरनमेंट के मुताबिक वो सूट करता है या नहीं करता? मैं ये कहूंगा जितनी रिसर्च अब तक हम कर चुके हैं उसकी रिकमेंडेशन ये है कि पहले जो हमारे ओल्ड एंड सिनाइल ऑर्चर्ड्स थे वहां पे 36 या 42 दरख्त अमूमन होते थे। तो हमारी जो करंट सिनेरियो में जितनी रिसर्च हमने की है या जिस चीज को आम जिम्मेदार ग्रिप कर सकता है वो है 72 प्लांट्स पर एकड़ तक, कि 1 एकड़ में 72 पौधे अगर हम काश्त करते हैं 27 फीट जरा 22 फीट के फासले पे अगर हम लगाएं, मसलन कतार से कतार का फासला वहां पे 27 फीट होगा और पौधे से पौधे का फासला 22 फीट होगा। यहाँ इस ज्योमेट्री पे जब हम प्लांटेशन करते हैं तो हमें प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स और उसकी जो संभाल है वो आसान हो जाती है। दुनिया में हाई डेंसिटी की तरफ भी जा रही है, दुनिया अल्ट्रा हाई डेंसिटी की तरफ भी जा रही है, हम वहां एक्सपेरिमेंट्स अपने कर रहे हैं। लेकिन हमारे साथ ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि हमारा जो टेम्परेचर है वो दोनों एक्सट्रीम्स पे जाता है। एक तरफ वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जहाँ पे कोहरा पड़ता है और दूसरी तरफ वो 46, 47, इवन 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी रिकॉर्ड होते हैं। तो दोनों क्लाइमेटिक एक्सट्रीम्स जो है ना वहां पे ये मुमकिन नहीं है कि हम उन छोटे कद वाले पौधों को या हाई डेंसिटी को हम प्रोटेक्ट कर सकें। मिसाल के तौर पर मैं आपको ये बताऊंगा कि हमने भी यहाँ एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे मुख्तलिफ ऑर्चर्ड्स में 1-1, 2-2 एकड़ के प्लॉट्स लगवाए, उनकी देखभाल करते रहे। लेकिन ये इस साल जो कोहरा पड़ा है उसने जो हिट किया है, तो ऐसे जिम्मेदार जो कि हमारे बहुत अच्छे प्रोग्रेसिव जिम्मेदार थे उन्होंने भी हाई डेंसिटी पे अगर प्लांटेशन की है तो जब ये टेम्परेचर 0 पे गया है तो वहां उनके भी डैमेज हो गया, लॉस ज्यादा हुआ है। ये इन कंट्रीज समझते हैं कि आया कि ये जो आप कह रहे हैं कि मैक्सिमम 72 जो है हम पौधे लगा सकते हैं, ये सूटेबल है या कि जो मैक्सिमम पौधे लगा के कम डिस्टेंस पे उनकी हाइट कम रखी जाए वो ज्यादा सूट करता है हमारे एनवायरनमेंट को? सर अभी जो हमारे पास नॉलेज इन हैंड है, जो हमने रिसर्च की है, तो 72 प्लांट्स तक हम ये कहते हैं कि पौधे की जो हाइट है वो 20-22 फीट तक हो। अगर इस हाइट तक ये पौधा होगा तो हम जब कोई स्प्रे करते हैं इंसेक्टिसाइडल या फंजीसाइडल स्प्रे करते हैं या हम इवन फर्टिलाइजर एप्लीकेशन भी करते हैं तो वो पौधे के पूरे हिस्से तक उसके असरात जाते हैं। अगर ये हमारे पौधे जो आप जैसे शुरू में बात कर रहे थे कि पुराने बागात हैं और वो जो हमारी ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी है उसको अडॉप्ट किए हुए हैं, तो वो बहुत ज्यादा जो ऊंचे दरख्त हैं वहां पे फ्रूटिंग कम होती है। हमारा बेसिक जो कंसर्न है वो ये था कि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक फ्रूट हासिल कर सकें। स्मार्ट ट्री सिस्टम इसलिए इंट्रोड्यूस करवाया गया कि हर दरख्त छोटा 8 से 10 फीट तक जो होगा उसमें हर फल तक रसाई जिम्मेदार की हासिल होगी और वो उसके ऊपर थैलियां भी चढ़ा सकते हैं फ्रूट फ्लाई के कंट्रोल के लिए। तो जब स्प्रे करेगा तो वो क्वालिटी ऑफ स्प्रे जो है ना वहां पर उसको पहुंच सकता है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है स्टिल अभी हमें एक बहुत ज्यादा सक्सेस हासिल नहीं हुई कि हम किसी को भी रोल मॉडल बना सकें कि ये कल्चरल प्रैक्टिस हम इसमें काम कर रहे हैं। ये अदर जो आपके क्रॉप्स हमारे जैसा अमरूद है जी, उस पर ये काफी है, इधर आपके हासिलपुर और इस साइड पे काफी सारे लोगों ने इस पे किया हुआ है और वो 1 एकड़ से ऑलमोस्ट कोई 3 से 4 एकड़ की प्रोडक्शन वहां ले रहे हैं। जी सर, मैं ये कहूंगा कि आम में ना पैदावार से सबसे अहम बात आपकी वैरायटी है जिसने आपको रिटर्न देना है। आपके बहुत सारी ऐसी वैरायटीज जो यहाँ पे प्रीवेल करती हैं, जब जिम्मेदार हार्वेस्ट करके मार्केट में लेके जाता है तो उसको वो रिटर्न नहीं मिलता, उसको कॉस्ट बेनिफिट रेशियो नहीं मिलती। इस वक्त जो हमारी लीडिंग वैरायटी है मसलन चनाब गोल्ड है, मसलन सफेद चौंसा है, सिंदड़ी है, ये बहुत अच्छी हमारी वैरायटीज हैं जिनकी दुनिया में भी डिमांड है, लोकल मार्केट में भी डिमांड है और यहां से जिम्मेदार अर्न कर सकते हैं। अब उसने कुछ वैरायटीज ऐसी लगाई हैं जिनकी ना लोकल मार्केट में डिमांड है ना इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड है, तो वहां
उसे जब रिटर्न नहीं मिलेगा, और दूसरी तरफ देखें कि हमारे जो फर्टिलाइजर के रेट्स हैं या हमारे जो डीजल के रेट्स हैं इरिगेशन के लिए, तो वो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो जब हम निकालते हैं तो ये फिजिबल नहीं है कि हम उन वेराइटीज को अपने बागात में रख सकें। हम कोशिश करेंगे कि उनको रिप्लेस करें उन वेराइटीज की जिनकी डिमांड दुनिया में। अच्छा, क्या ऐसा है कि मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है जिस तरह से जो है कि कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट डिजाइन करता है कि कौन से एरिया में कौन सा सीड लगना चाहिए, कि यहाँ पर भी डिसाइड किया जाता है कि कौन सी वैरायटी जो है किस एरिया के लिए ज्यादा बेहतर है, जिससे ज्यादा प्रोडक्शन आ सकती है? सर, जिम्मेदार हमारे पास आते हैं, हम उनको ये रिकमेंड करते हैं कि आपकी जहां पे लैंड होल्डिंग है उसके इर्द गिर्द को देखें, वहां पे कौन कौन सी वेराइटीज हैं जो कि सक्सेसफुल है। एरिया वाइज भी जो डिस्टिंक्शन है कि ये एक वैरायटी स्पेसिफिक कर दें, ये स्टिल अभी मुमकिन नहीं है। ठीक है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, हमारा इंस्टीट्यूट, हम लोग नर्सरी प्लांट्स भी बना रहे हैं, यहाँ पे भी मैंगो रिसर्च स्टेशन शुजाबाद में भी, इवन प्राइवेट नर्सरीज वालों को भी हम रिकमेंड कर रहे हैं कि वो पॉट मीडिया के अंदर, आर्टिफिशियल मीडिया के अंदर जो है वो डिजीज फ्री अप टू सर्टेन एक्सटेंट, जो बीमारियों से पाक हमारे जो पौधे हैं वो प्रोड्यूस करें। और एक आपके इस प्रोग्राम के हवाले से मैं ये कहूंगा कि बहुत सारे जिम्मेदारों के ज़हन में ये है कि जी कॉलोनियां बन रही हैं और हमारे दरख्त कट रहे हैं। ये हकीकत है कि कट रहे हैं, लेकिन दूसरे हाथ पे ऑन द अदर हैंड बहुत सारे प्लांटेशन नई भी हो रही है और वो नंबर ऑफ द प्लांट्स भी बढ़ रहे हैं, तो डरने की कोई बात नहीं। ये है कि जिम्मेदार जो हमारा ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, मैं उनको यही रिकमेंड करूंगा कि उन वेराइटीज की तरफ आएं जिनकी डिमांड हमारी लोकल मार्केट में भी हो, जिनकी डिमांड हमारी इंटरनेशनल मार्केट में भी हो। जनाब गोल्ड है, अजीम चौंसा है, सफेद चौंसा है, सिंदड़ी है, ये 5-6 वेराइटीज जो हैं इनकी डिमांड दुनिया में भी है और यहाँ पे भी है। कोई ऐसी वैरायटी हम रिकमेंड नहीं करते जिनके बाद जिम्मेदार को कोई रिटर्न ना मिले। अच्छा, और वो वेस्टेज इसमें इस तरह से वो था कि जो कुछ हमारी जो कंसाइनमेंट्स जो यूएसए में गई थी तो वहां से वो कैंसिल हो गई थी लोगों की, कि कोई एक स्पेसिफिक डिजीज थी जिसकी वजह से कि प्रॉब्लम आया था, तो वहां पर जो है कि उनकी मिनिस्ट्री ने इसको जो है ना बैन किया था कि ये जो वैरायटी ना मंगवाई जाए। सर, उसे मैं ये कहूंगा कि कुछ क्वारंटीन पेस्ट हैं, मसलन फ्रूट फ्लाई है, उन्होंने इरेडिकेट किया हुआ है अपने जोन में से। हमारी जो स्पीशीज बैक्टीरिया ज़ुनेटा और बैक्टीरिया डॉर्सैलिस यहाँ प्रिवेल करती हैं, तो उसके लिए हम ये करते हैं कि फ्रूट भेजने से पहले, एक्सपोर्ट से पहले हम उसे हॉट वाटर ट्रीटमेंट कराते हैं। हॉट वाटर ट्रीटमेंट ये होता है कि 48 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर जो फल है उसे सिर्फ 20 मिनट के लिए भी डिप कर दें, तो अगर उसमें फ्रूट फ्लाई के किसी भी किस्म की इन्फेस्टेशन होगी तो वो स्टिल आगे नहीं फैलेगी, तो वो वहीं पे यानी कि बिल्कुल वहीं पे भी बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो फ्रूट फ्लाई, दूसरी बात कि हम जिम्मेदारों को ये रिकमेंड करते हैं कि जब फ्रूट हार्वेस्ट करने लगे, आपने देखा होगा कि बाज़ औक़ात जब हमारे घरों के अंदर भी फल आता है, जब वो पकता है तो वो डंडी के पास से काला हुआ होता है, उसके ऊपर काले। जिस तरह से आबद अमीर साहब से बात हो रही है, अभी इनसे मजीद इस बारे में जानेंगे कि क्या वजह कि हमारी जो कंसाइनमेंट्स कैंसिल होती हैं बाहर यूरोप में जाकर या यूएसए में, तो उसमें हम मजीद जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त लेते हैं हम एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा यहीं से सिलसिला शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी बात का मेज़बान मैं हूं फिदाउल्लाह चौधरी। बात होगी अवाम के मसाइल की, बात होगी सेहत के हवाले से मौजूद सहूलियात और बढ़ते हुए अमराज की। आपकी ओपीडीज बंद हो जाती हैं, पेशेंट सफ़र कर रहा होता है। गवर्नमेंट जब इस तरह करेगी तो डॉक्टर स्टूडेंट्स फ्रस्ट्रेशन में आके एहतजाज का दायरा कार भी हम वसी कर देंगे। करेंगे बात तरक्याती मंसूबों की, अवाम के मसाइल पहुंचाएंगे ईवानों तक। पाकिस्तान ज्यादा जो टैक्स पे करने वाली कंट्रीज में शामिल होता है, तो जिन मुल्कों में इतनी हैवी टैक्सेशन ली जा सकती है, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ सर्विसेज, ये सारी चीजें मिल रही होती हैं। इंडस्ट्री के मसाइल को लाएंगे जेरे बहस। बात होगी ज़राअत के शोबे से मुंसलिक अफराद से। आटा जिसको हम आम जुबान में कहते हैं, कि उसके अंदर क्या कमी होती है। हमारे यहाँ डाइटरी डाइवर्सिटी जो है वो नहीं है, मुख्तलिफ अक़साम की खुराक नहीं खाई जाती। एन न्यूज़ HD पर देखते रहिए प्रोग्राम आपकी बात, जुमा और हफ्ता रात 8 बजे। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही थी आबद साहब से कि जो हमारी कंसाइनमेंट्स बाहर जाती हैं उसके जो कैंसिलेशन होती है उसकी वजह से जो लॉसेस भी होते हैं, और जो डिजीज हैं उनका क्या ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि जो यहाँ से वो कंसाइनमेंट ही न जाए, कि जो फार्मर जो है या जो एक्सपोर्टर है वो उसको उस तरह से उस तनाज़े में देख के उसको यहाँ चेकिंग करवा कर फिर बाहर भेजे।
जी आपसे क्या कोई हमारे ऐसा भी मैकेनिज्म है कि जिससे कि यानी कि अगर कोई प्रोडक्शन या जो कोई क्रॉप वो खराब हो और वो बाहर ना जा सके? जी, यहाँ पे प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ने ये शुरू किया है कि एक तो हमें हर फ्रूट की जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उसकी हिस्ट्री का पता हो कि वो किस ऑर्चर्ड से आ रहे हैं और वहां पे कौन सी ऐसी प्रोटेक्टिव मेजर्स थी जो अडॉप्ट की गई हैं और कौन सी ऐसी प्रोटेक्टिव मेजर्स थी जो निग्लेक्ट की गई हैं। मिसाल के तौर पे वहां पे इंसेक्टिसाइडल स्प्रे कितने हुए हैं, वहां पे जो हमारे क्वारंटीन पेस्ट है मसलन फ्रूट फ्लाई है, फ्रूट फ्लाई के अगेंस्ट जब हार्वेस्टिंग हुई है उससे तकरीबन 1.5-2 माह पहले वहां पे कौन कौन सी ऐसी प्रोटेक्टिव मेजर्स थी जो अडॉप्ट की गई ताकि फ्रूट फ्लाई का हमला उन कंसाइनमेंट वाले फ्रूट में ना हो। दूसरी बात कि हार्वेस्टिंग से पहले हम लोग जो हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट है हम लोगों ने जो रिसर्च की है वो ये है कि हार्वेस्टिंग से अगर एक हफ्ता पहले किसी भी फंजीसाइड का वो स्प्रे कर लेती है तो आपने देखा होगा कि बाज़ औक़ात जब फ्रूट हार्वेस्ट होता है तो वो डंडी के पास से स्टेम एंड एंथ्रेक्नोज जिसकी बीमारी कहते हैं वहां से गलना शुरू हो जाता है या उसकी स्किन के ऊपर काले निशानात होते हैं। उनसे प्रोटेक्शन के लिए हम ये कहते हैं कि हार्वेस्टिंग से पहले कम से कम एक दफा फंजीसाइड का स्प्रे लाजमी करें। उससे ये होगा कि ये फल जहां पे भी जाएगा तो ये प्रोटेक्ट होगा। तीसरी अहम बात कि आपने अक्सर देखा होगा कि आम बाहर से खूबसूरत नजर आता है और जब गुटली के पास से वो अंदर से उसका गूदा बिल्कुल गला हुआ होता है, खसूसन 64 समर बेश्त में। ये प्रॉब्लम इसलिए आ रहा है कि जिम्मेदार जब फ्रूट डेवलपमेंट हो रही हो अगर वहां पे एक्सेसिव नाइट्रोजन का इस्तेमाल करता है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट डेवलपमेंट, अगर एक्सेसिव नाइट्रोजन का इस्तेमाल करता है तो वहां से कैल्शियम जो होती है फ्रूट में से वो ड्रेन हो जाती है और उससे जो पल्प होती है वो नरम हो जाती है जिसको हम जेली सीड का नाम देते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आम की भी पैदावार के लिए आप फार्मर को क्या सजेस्ट करते हैं कि कितनी खाद की जरूरत है, कितनी, ताकि पौधे में मैक्सिमम जान आए, ताकि पौधा उसको उसके मुताबिक फ्रूट तक वो एनर्जी जो है पहुंच सके? क्योंकि हमारे यहाँ पर जो पौधे हैं वो बहुत बड़े और हाइटेड होते हैं तो मैक्सिमम तो जो उनकी शाखें हैं फ्रूट वो एनर्जी वो ले जाती हैं, फ्रूट तक उस तरह से एनर्जी नहीं पहुंचती। बिल्कुल ऐसा ही है। वहां हम लोग ये रिकमेंड कर रहे हैं कि आपके जो दरख्त का साइज है ना वो तकरीबन 22 फीट तक हो, उससे ऊपर का जो पोर्शन है उसको कटवा दें। दूसरी बात कि लाइट की पेनिट्रेशन जितनी बेहतर होगी वहां पे फ्रूट की क्वालिटी उतनी ही अच्छी होगी। तीसरा जो न्यूट्रिशन के हवाले से मैं ये कहूंगा कि हमारे जिम्मेदारों में जो बेसिक मिस्टेक होती है वो ये होती है कि इनिशियली कुछ वेराइटियां हमारी जो अगेती हैं उनकी हार्वेस्टिंग शुरू होती है, कुछ की मिड सीजनल है और कुछ की लेट है। हमारा जिम्मेदार आम के बागात को उस वक्त खाद डालते हैं जब वो आखिरी वेराइटी को हार्वेस्ट ना कर ले। ये एक सबसे बड़ी गलत प्रैक्टिस है। अगर जिम्मेदार ने अच्छा फ्रूट लेना है तो कोशिश करें कि जिस दिन भी हार्वेस्टिंग हो उससे अगले दिन वहां कम से कम खाद डाल दें। उसमें जो डिले है ना उसकी वजह से हमारी जो क्रॉप है नेक्स्ट ईयर की प्लान कर रहा था कि जब एंड ऑफ जो आपका पूरा बाग है आर्चर्ड है उसको कंप्लीट हार्वेस्ट होने के बाद जो है वो उसकी स्टार्ट करेगा। यही सबसे बड़ी मिस्टेक है ना कि हमारी अगेती वेराइटी अनवर टोर है या दुशहरी है, जो ही हार्वेस्टिंग, यही मैं बता रहा हूं कि जो ही हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो कोशिश करें कि उसको फर्टिलाइजर जल्दी से जल्दी डालें, वो नई मंजिलें लें, वो अपने आप को अगले साल के फल के लिए तैयार करें। 2/3 नाइट्रोजन, फुल डोज ऑफ फास्फोरस और हाफ डोज ऑफ पोटाश, ये हमारी रिकमेंडेशन है कि आफ्टर फ्रूट हार्वेस्ट आप जल्द से जल्द डालें। उसमें कोई डिले करते हैं तो जो उसने आगे मंजिलें निकालनी थी अगले साल के लिए अपने आप को तैयार करना था फल लेने के लिए, वो बेरिंग ब्रांचेस जो डेवलप करनी थी वो डेवलप नहीं होती और फिर ये अल्टरनेट बेरिंग की तरफ आपने ये सुना होगा कि ये जी वारा कर गया है, एक साल हमारा फल लेता है एक साल नहीं लेता। उसके पीछे रीजन यही होती है कि अगर हम उस टाइम पे फर्टिलाइजर एप्लीकेशन ना होना, और दूसरा जो डोरमेंसी का पीरियड है उसमें हम अननेसेसरी उसके साथ अगर हम इरिगेशन करते हैं या उसको अननेसेसरी न्यूट्रिशनल एप्लीकेशन करते हैं तो उसके भी एडवर्स इफेक्ट आते हैं। जैसे मैंने भी आपको बताया कि जब फ्रूट डेवलपमेंट हो रही हो वहां से अगर किसी ने नाइट्रोजन डाली है तो वो कैल्शियम ड्रेन हो जाता है, उससे फल की क्वालिटी खराब होती है। सर ये बताइए कि जो आप रिसर्च इंस्टीट्यूट में वहां पर हर तरह से देखते हैं पौधों से फल उतारने का जो अमल है जी वो भी हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा एक मेन रोल है कि जिससे आप एक तो अच्छा रेट नहीं मिलता फार्मर को, फिर वो प्रॉपर उससे एक्सपोर्ट क्वालिटी का नहीं कंसीडर होता जी।
तो बिल्कुल ऐसा ही है कि एक हमने इस पे सर्वे भी किया था, इस पे पूरा हमारा एक रिसर्च ट्रायल था कि एक हार्वेस्टिंग के बाद कब कब लॉसेज आते हैं, कितने लॉसेज आते हैं। तो तकरीबन 28 से 30% जो हमारे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव लॉसेज थे वो आफ्टर हार्वेस्टिंग हुए। मसलन वो एक 25 फीट के हाइट पे जो पौधा खड़ा है, वहां से जब फल टूटता है तो वो जब जमीन पे गिरता है तो उसे जो चोट लगती है वो डैमेज करती है। दूसरी बात, हार्वेस्टिंग के फौरन बाद धूप में अगर वो फल पड़ा रहे तो उसकी वो क्वालिटी या जब वो मेच्योरिटी की तरफ जाती है वो बिल्कुल ही खराब हो जाती है। तीसरा, जब हम पैकिंग करते हैं, देखें हम खुबानी को भी पैक करते हैं, आलू बुखारे को भी पैक करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी पैकिंग आ गई है। यहाँ हम स्टिल लकड़ी की जो पेटी हैं वो इस्तेमाल करते हैं और उसके ऊपर घुटना रख के और उस कील ठोक के जब हम डोम शेप बनाएंगे तो जब ट्रकों पे लादेंगे तो उससे जो क्वालिटी खराब होगी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट की नहीं है, पोस्ट हार्वेस्ट सेक्शन की है। वो लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो बेकार हजरात हैं उनकी ट्रेनिंग करें कि हार्वेस्टिंग के दौरान अगर इसको सही तरीके से फल को टैकल कर लें, यानी उसको डंडी समेत तोड़ें, उसके ऊपर जो सैप है वो ना आने दें, उसको कोई झटका ना लगे, आपस में रगड़ ना लगे, उसको चोट ना लगे, चोट से अगर हम बचा लें तो हमारा जो फ्रूट है उससे हम अच्छे रिटर्न हासिल कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि सर हार्वेस्ट होने के बाद कितनी देर में हॉट वाटर ट्रीटमेंट तक उसको पहुंचना चाहिए? सर हॉट वाटर ट्रीटमेंट का जो है ना कि ना हो, खराब ना हो। हॉट वाटर ट्रीटमेंट विद इन 24 आवर भी आप कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे मुल्तान में भी मुख्तलिफ हॉट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स मौजूद हैं जो बड़े जिम्मेदारों के पास हैं, या हमारा पंजाब जो है वो 24 आवर में आप एक दिन भी मगरिब के टाइम भी अगर आप कहीं से भी ट्रक पे लोड करा दें तो वो वहां पे जाके एक्सपोर्टर उसकी हॉट वाटर ट्रीटमेंट कर लेगा। अगर हम अपने फल को बगैर हॉट वाटर ट्रीटमेंट के दुनिया में भेजते हैं तो वहां पे जब वो फल कटता है तो उसमें फ्रूट फ्लाई के मैगट्स मौजूद होते हैं जो कि बाद में हमारे लिए भी सरदर्दी बनते हैं और पूरी कंसाइनमेंट रिजेक्ट होती है। दूसरा इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन है कि हम लोग जिम्मेदारों को ये सजेस्ट करते हैं कि जब फ्रूट हार्वेस्ट करने लगे उससे 1 महीना पहले, सपोज आपने 1 जुलाई को फ्रूट हार्वेस्ट करना है तो जो जून के सारे महीने में किसी भी किस्म का इंसेक्टिसाइडल स्प्रे इन आमों पे ना करें। उनके रेजिड्यूज उसमें फ्रूट में मौजूद होते हैं, अगर वो भी डिटेक्ट हो जाए दुनिया के किसी मुल्क में कि जी इन्होंने फलां केमिकल्स वहां पे स्प्रे किए थे, उनके जहरीले असरात फल में मौजूद हैं, तो वो भी कंसाइनमेंट रिजेक्शन का बाइस बन सकते हैं। हमारी लोकल मार्केट में तो इस तरह का कंसेप्ट ही नहीं है, जिस तरह का भी फ्रूट हो लोग उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, उसके पे जो हेल्थ वाइज उसके इम्पैक्ट्स आते हैं। सर देखें, जिन्होंने पे करना है डॉलर्स में, जिन्होंने यूरो में पे करना है तो साफ ज़ाहिर है वो अपनी क्वालिटी तो वो लेंगे। हेल्थ जो है स्टैंडर्ड्स उनके बहुत आप जी बिल्कुल। हमारे यहाँ पर तो कोई इस चीज को कंसीडर ही नहीं करता, समझते ही नहीं है। लेकिन लोकल मार्केट के लिए भी हमें चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं आपको फ्रूट फ्लाई की मैनेजमेंट के हवाले से बताऊंगा कि फ्रूट फ्लाई की मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट रोल सैनिटेशन का है। सैनिटेशन से मुराद ये होती है कि आपने गिरा हुआ गला सड़ा फल उठाना है और उसको धूप में फेंक दें ताकि उसके अंदर अगर फ्रूट फ्लाई का मैगेट्स मौजूद हैं तो वो धूप की शिद्दत से खत्म हो जाए। जब तक सैनिटेशन नहीं होगी उस ऑर्चर्ड में आप जितने भी स्प्रे कर लें फ्रूट फ्लाई कंट्रोल नहीं होगी। दूसरा मिथाइल यूजिनॉल का इस्तेमाल है जिसमें हम ट्रैप्स लगाते हैं जो कि मेल फ्रूट फ्लाई को अट्रैक्ट करता है और वहां डब्बों में आपने देखा होगा कि इकट्ठी हो जाती है मेल फ्रूट फ्लाई। जहां मिथाइल यूजिनॉल का इस्तेमाल हो तो वो कम से कम 6 डब्बे फी एकड़ वो लगाएं। इसके अलावा प्रोटीन हाइड्रोलाइजेट का स्प्रे है फीमेल फ्रूट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए। यानी ये जो स्ट्रेटेजी हम बता रहे हैं जिम्मेदार को, उससे ये होगा कि इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन ऑन द फ्रूट। अब तक कितने % हमारा जो फार्मर है कि वो इस आपकी बताई हुई इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक चल रहा है? सर जिम्मेदार पहले ऐसा नहीं था कि जिम्मेदार में अडॉप्टेबिलिटी बहुत कम थी, लेकिन जब से ये कोविड आया है, जब से लोगों ने ई मार्केटिंग शुरू की है, जब से हमारा फ्रूट पिछले साल तकरीबन 1,39,000 जो टन हमारा एक्सपोर्ट हुए, जब से हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी है, जब से लोगों को रिटर्न मिलना शुरू हो गए हैं, तो यकीन करें कि अब एडॉप्टेबिलिटी
अब लोग वेराइटल कॉन्शियस बहुत ज्यादा हो गए हैं। वो चाहते हैं कि हमें न्यू इंफॉर्मेशन मिले, हम उस पर अमल करें, ताकि हमारी कोई भी एक भी फल जो है वो फ्रूट बोरर के अटैक से या फ्रूट फ्लाई के अटैक से वो डैमेज ना हो, वो उसके ऊपर पोस्ट हार्वेस्ट डिजीजेस ना हो, और वो स्टैंडर्ड का हो, उस वेट का हो, उस कलर का हो जो दुनिया डिमांड करती है, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिले। अच्छा, ये बताएंगे कि जो हमारे क्लाइमेट चेंजेस आ रहे हैं जी, जिस तरह से लास्ट ईयर को देखें, उसका अभी देखें कि इस साल भी काफी चेंजिंग आई गई। अभी मई अप्रैल मई में गर्मी स्टार्ट हो रही थी, लेकिन अब इस दफा मौसम ठंडा रहा है, टेम्परेचर कम रहा है जी। तो इनसे भी हमारे जो कंसर्न एरियाज हैं उन पे क्रॉप पे इफेक्ट्स आते हैं। सर इफेक्ट्स आते हैं। देखें जो जितने भी इंसेक्ट पेस्ट हैं मैंगो में, उसमें 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 65% अगर ह्यूमिडिटी लेवल हो तो वहां पे वो अपने फ्लोरिश तेजी से करते हैं। इस दफा भी जब टेम्परेचर कम हुआ, ह्यूमिडिटी ज्यादा थी, वहां पे फ्लावर्स और इनिशियल जो हमारा फ्रूट था वहां पे ब्लेमिशेस आने के चांसेस ज्यादा थे। तो इनके इंपैक्ट तो आते हैं। दूसरी तरफ हमारा जब टेम्परेचर 48 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाता है तो सन बर्न आ जाता है। आपने देखा होगा कि आम के फल पे एक तरफ से काला सा निशान पड़ जाते हैं, खसूसन सफेद चौंसा पे ऐसा होते हैं। तो हम लोग ये रिकमेंड कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करें कि जब ये टेम्परेचर 45 प्लस में जाता है तो जिम्मेदार दोपहर के टाइम अपने बागात में सिर्फ पानी का स्प्रे करे। उससे ये होगा कि वो टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, मॉइस्चर बढ़ जाएगी। दूसरा, कुछ माल प्रैक्टिसेस ऐसी हैं, मसलन आपका बाग मौजूद है, उसमें जो कतारें लगी हुई हैं उनके दरमियान जो खाली जगह है, अगर वहां पे सब्जा होगा तो हमारा जो बाग का टेम्परेचर है वो कम रहता है। अगर वहां पे किसी ने रोटावेटर चला दिया या इवन हल चला दिए तो उससे वो बिल्कुल सब्जा खत्म हो गया, तो उससे भी ये होता है कि सनबर्न की बीमारी ज्यादा आती है। यानी हमने अपनी मैनेजमेंट को अब इस तरीके से अडॉप्ट करना है कि हम इन्वायरमेंट देखें। हमारे यहाँ दूसरा कोई ऐसी भी अब कोई जो क्रॉप है, कोई ऐसा उसका सीड या कोई चीज प्लान हो रही है जो कम से कम डिजीज हो, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड भी ज्यादा हो? सर डिजीज के लिए देखें मुख्तलिफ कंट्रीज में वो फंजीसाइड का स्प्रे तो करते हैं। फंजीसाइडल स्प्रे दुनिया में काफी सारे हो रहे हैं। हम इंसेक्टिसाइडल स्प्रे को बचा सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ मैंगो हॉपर आता है, मैंगो हॉपर के लिए मुख्तलिफ इंसेक्टिसाइड जिम्मेदार पूरे दरख्तों पे स्प्रे कराते हैं। हमने जो टेक्नोलॉजी डेवलप की है कि आजकल मई जून के महीने में ये दोपहर के टाइम सिर्फ दरख्तों के तनों पे बैठते हैं। हाथ वाली टैंकी नैपसैक स्प्रेयर से कोई भी इंसेक्टिसाइड आप स्प्रे करते हो हॉपर के अगेंस्ट, सिर्फ दरख्तों के तनों पे स्प्रे कर दें तो ये हॉपर कंट्रोल रहेगा, आपको इंसेक्टिसाइड नहीं अप्लाई करना पड़ेगी। इसी तरीके से मैंगो मिली बग, आम की गदेड़ी का मसला था, तो उसमें भी जिम्मेदार जिन बागात में होती हैं उनको भी मैं इस प्रोग्राम के हवाले से ये मैसेज दूंगा कि अब आम की गदेड़ी नीचे उतरना शुरू होगी जो कि अपनी अंडे देगी। वहां पे हम आर्टिफिशियल मीडिया जो डिब्रिस वगैरह घास मौजूद है वो इकट्ठी करके ढेरियों की शक्ल में अगर दरख्तों के तनों के साथ रख दें तो वो फीमेल वहां पे आके अंडे देगी और जो गुलाबी रंग के अंडे होंगे उनको हम इजीली हम उनको उठा के रिमूव कर सकते हैं। यानी इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट हम कर सकते हैं विद मिनिमम यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड। इसी तरीके से मैंने आपको जैसे इसका मैंगो फ्रूट बोरर का बताया कि उसकी परवरिश जो होती है वो बटूर पे होती है, तो बटूर की कटाई बहुत ज्यादा जरूरी है और उसको ना सिर्फ काटना है बल्कि उठा के बाग के बाहर उसको धूप में सर गवर्नमेंट ने क्या टारगेट रखा है कि क्रॉप की हमने इतनी जो है हार्वेस्ट लेनी चाहिए, प्रोडक्शन होनी चाहिए? सर गवर्नमेंट की जो प्लान है जितना मेरे नॉलेज में है वो ये है कि यहाँ रिसर्च इंस्टीट्यूट अपनी फाइंडिंग्स को एक्सटेंशन डिपार्टमेंट के थ्रू हर जिम्मेदार तक पहुंचाए, पहली बात। दूसरी बात कि हमारा जो टीडैप का डिपार्टमेंट है, ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी का, वो भी अपनी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी एक्सपोर्ट मैक्सिमम हो और उसके लिए वो क्या करते हैं कि मुख्तलिफ सेमिनार्स, मुख्तलिफ वेबिनार्स और फार्मर गैदरिंग्स की, और दूसरा इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर के दरमियान लिंकेजेस का वो काम कर रहे हैं ताकि हमारा जो आम है वो दुनिया की नई मार्केट्स में भी इंट्रोड्यूस हो सके, वहां से हमें रिटर्न मिल सके। गवर्नमेंट की पॉलिसीज में ये भी है कि लोकल मार्केट में
मिडिल मैन का रोल किस तरीके से हम कम से कम रखें ताकि जिम्मेदार जो हमारा मेहनत करता है उसको मैक्सिमम रिटर्न मिल सके। जी बिल्कुल नाज़रीन, तो यहाँ पर हम इस हवाले से बात कर रहे थे कि आज आम की फसल के हवाले से कि आम की फसल किस तरह बेहतर से बेहतर ली जा सकती है ताकि जिसमें कम से कम बीमारियां और हमारी एक्सपोर्ट भी बढ़ सके। इस बारे में आबद हमीद साहब ने बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया और उम्मीद है कि जिम्मेदारों को इससे बहुत फायदा होगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।